dear students, welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. Today we will learn how to calculate the work done, whether it is variable or non-variable. दोनों तरह के वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल वर्क डन कैलकुलेट करके देखते हैं एक न्यूमेरिकल की मदद से। देन वी विल कैलकुलेट द वर्क डन जहां पर फोर्स वेरिएबल होगा। इनिशियली वी विल कैलकुलेट सम वर्क डन ऑन द बेसिस जहां पर फोर्स जो है वो नॉन वेरिएबल है, वेरी नहीं कर रहा है, और फिर हम वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स टू कैलकुलेट द वर्क डन। फर्स्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं। राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन। ड्यू टू वेरिएबल और नॉन वेरिएबल फोर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई एक पुली है। इस पुली से हमने कोई वेट 1g का यहाँ पे हैंग किया हुआ है, दूसरी तरफ 2g का कोई वेट हैंग, ठीक, इस पे टेंशन लग रही है, इस पर भी टेंशन लग रही है। अब इस पुली पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऑफ टेंशन और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट वर्क डन on 1 gram force due to tension and gravitation. Right. तो पहले ग्रेविटेशन की वजह से निकाल लेते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा 1 ग्राम वाले पे। अच्छा, एक चीज और है कि ये डिस्प्लेसमेंट जब वर्क डन हो रहा है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये मान लिया हमने कि 3 मीटर ऊपर जाता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो ये उतना ही नीचे आएगा, ये 3 मीटर नीचे आएगा। राइट, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन 1 ग्राम force due to tension and gravitation if it displaces 3 मीटर, अगर ये 3 मीटर डिस्प्लेस होता है। ठीक है, तो ये हल्का है, ऊपर की तरफ जाएगा, ये 2 ग्राम है, नीचे की तरफ आएगा। इस पे निकालना है हमें। तो फोर्स या वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन, वर्क डन ड्यू टू gravitational force, gravitational force on 1g। 1 ग्राम वाला जो मास है उस पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वी नो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, F कितना है यहाँ पे 1 ग्राम है, ठीक, तो mg में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1 m हो गया, और g क्या है ग्रेविटी 1g। s डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3 मीटर, अपवर्ड जा रहा है, इंटू 3। cos थीटा कितना है, cos थीटा कितना होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और वेट नीचे की तरफ इस पे लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी -30 जूल। ये वर्क डन करना पड़ रहा है 1 ग्राम पे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें टेंशन की वजह से निकालना है फोर्स, जो फोर्स टेंशन का लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन।
work done on 1 gram mass due to force of tension. Force of tension. अब टेंशन के लिए तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? T ऊपर की तरफ जा रहा है, 1g नीचे की तरफ जा रहा है। T माइनस 1g, दोनों फोर्स है, टेंशन का फोर्स और ये वेट। g यहाँ पे ग्रेविटी है, ठीक। 1g, g क्या है? ग्रेविटी। T माइनस 1g इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। T माइनस 1g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m कितना है? 1 e। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन इस तरफ से देखो, 2g नीचे जा रहा है, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए से, फ्रॉम एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें अगर हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? t से t कैंसिल आउट हो गया, 2g से 1g कैंसिल आउट हो गया, g इज इक्वल टू 1a प्लस 2a यानी 3a, या हम क्या कह सकते हैं? a इज इक्वल टू g बाई 3। एक्सेलरेशन मिल गया हमें, a इज इक्वल टू g बाई 3। तो t निकाल सकते हैं यहां से, फोर्स ऑफ टेंशन। t कितना मिल जाएगा हमें? t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a। t इज इक्वल टू 1a की वैल्यू पुट कर देते हैं, g बाई 3 प्लस इसको उस तरफ ले गए तो g। t इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 एलसीएम हो गया, g प्लस 3g यानी 4g बाई 3। t इज इक्वल टू 4g बाई 3, ये मिल गया हमें। अब हमें इस पे निकालना है कि टेंशन की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, ठीक। तो W वर्क डन, F टेंशन है यहाँ पे 4g बाई 3 इंटू 3 इंटू कॉस, टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो कॉस 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू जी यानी 40 जूल, 40 जूल, राइट। 40 जूल 1 वाला, और 2g वाला जो है इसमें कितना होगा इसकी वजह से? तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहां पर भी हो जाएगा। F कितना है? T कितना है? 4g बाई 3, S कितना है? 2। तो W इज इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें 2g पर, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, F की जगह पे T ले रहे हैं यानी 4g बाई 3 इंटू S कितना है? 3, और यहां पे cos थीटा क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जा रहा है तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो गया? -4g यानी -40 जूल। तो टोटल जो टेंशन है 40 जूल इस तरफ, 40 जूल इस तरफ, टोटल नेट जो टेंशन का फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन है वो 0 होगा। समझ गए? फिर से समझो एक बार। ये एक पुली है, ठीक। इस पुली पे हमने इस तरफ 1 ग्राम का वेट लगाया, इस तरफ 2 ग्राम का वेट लगाया। 1 ग्राम का वेट 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है, 2 ग्राम का उतना ही नीचे आया, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ। हमसे पूछा गया है कि जो 1 ग्राम का मास है इस पे ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा,
और जो टेंशन का फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा इस वाले ब्लॉक पे। तो ग्रेविटेशन की वजह से तो बहुत आसान है, हम निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है, जो यहाँ पे वेट है, इसका वेट क्या है 1 ग्राम इंटू जी, इसको ग्रेविटी से कन्वर्ट करेंगे mg हो जाएगा। W इज इक्वल टू mg, m कितना है 1 और g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू 1g इंटू एस कितना होगा 3 मीटर ऊपर जा रहा है और एंगल कितना है, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो कॉस 180 डिग्री यानी -30 जूल का इस पे वर्क डन होगा, -30 जूल का वर्क डन होगा। वर्क डन निगेटिव है यहाँ पे, राइट। अब दूसरा निकालना है कि इस पे टेंशन की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो टेंशन की वजह से तो सबसे पहले हमें टेंशन टी की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे टी ऊपर की तरफ है और 1g नीचे की तरफ है, तो t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, f इज इक्वल टू ma। f टोटल कितना है t माइनस 1g इज इक्वल टू m कितना है 1 और a की जगह पे हमने a पुट कर दिया। इस वाले में लगाते हैं इक्वेशन, f इज इक्वल टू ma। f कितना है यहाँ पे 2g नीचे की तरफ जा रहा है और t ऊपर की तरफ है, तो 2g माइनस t इज इक्वल टू m 2a, 2a आ गया। दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया 1 + 2, तो g इज इक्वल टू 3a या a इज इक्वल टू g/3। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई g/3। इससे हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर दी a की, तो क्या मिल गया t इज इक्वल टू 1a, a की जगह पे g/3 प्लस ये इस तरफ गया तो 1g, ठीक। तो ये टोटल क्या हो गया 4g/3, t की वैल्यू हमें मिल गई 4g/3। अब हम निकाल सकते हैं वर्क डन ऑन दिस 1 ग्राम ब्लॉक ड्यू टू फोर्स ऑफ टेंशन। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, F क्या है 4g/3, यही जो टेंशन है। S कितना है 3 मीटर ऊपर जा रहा है, कॉस थीटा जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें निकालना है, तो एफ एस कॉस थीटा 0, कॉस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें 4 इंटू जी यानी 40 जूल, और इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कॉस 180 डिग्री हो गया, इसलिए -40 जूल। नेट जो टेंशन का फोर्स होगा वो दोनों में, एक में 40 जूल एक में -40 जूल, नेट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। A force of 2i plus 3j minus 4k is applied on a body and displays it from 0, 1, 2 to 3, 2, 1 या 3, 2, 4, right? Calculate the work done by force. So this is the question. अब यहाँ पे हमें फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, राइट। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक। तो R1 कितना है, R1 इज इक्वल टू j प्लस 2k, और R2 कितना है, R2 दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k, राइट, ये दिया हुआ है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट
बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं पर एग्जाम में कंफ्यूजन की वजह से आप लगा नहीं पाते हो, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस j प्लस 2k। क्या बचेगा 3i प्लस 2j से j गया प्लस j प्लस 4k से 2k गया प्लस 2k, ये बच गया। ठीक, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, F कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k, और S कितना है 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, 2i इंटू 3i, 2 3 जा 6i स्क्वायर, 6 हो गया। आपको डॉट प्रोडक्ट करना तो मालूम होगा ना, कॉस 0 1 होगा, यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 2 3 जा 6 प्लस 3j स्क्वायर 3 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8, यानी 1 जूल, 1 जूल। ये वर्क डन हुआ, राइट। कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा में कॉस 0 1 होगा, कॉस 0 1 होगा, और 0 कब होगा जब आई का मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, तब सेम डायरेक्शन होगी, आई की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, दोनों आई डायरेक्शन, यानी इनके बीच एंगल कितना 0 डिग्री, तब 1 होगा, कॉस 0 1 होता है। तो सिर्फ अगर हम आई को जे से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 0। ये आपने डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक। तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा इसमें, तो ये 1 जूल आ जाएगा। अब अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे 2 फोर्स लगे हुए हैं किसी बॉडी पे, इफ 2 forces F1 is equal to 2i plus 3j and F2 is equal to 3j minus 2k are applicable on a body, applicable on a body and displace it from one zero two to 301 312. Calculate work done. In this situation, जब दो फोर्स लगे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है, राइट। तो R निकालने सबसे पहले तो हम R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 3i प्लस j प्लस 2k माइनस i प्लस 2k। क्या हो जाएगा 3i से i गया 2i प्लस j प्लस 2k माइनस 2k यानी 0, 2i प्लस j, r मिल गया। अब पहले की वजह से वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू F1 डॉट R, राइट। F1 कितना है 2i प्लस 3j और डॉट R कितना है 2i प्लस j, ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी 7 जूल।
ये W1 हो गया, W2 निकालने हम, W2 इज इक्वल टू F2 3J माइनस 2K डॉट R 2I प्लस J, 2I प्लस J। ओके, तो यहाँ पे I और K वाले टर्म तो जीरो हो जाएंगे, 3J को J से मल्टीप्लाई कर दें 3 आ जाएगा, 3 जूल। तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी 7 प्लस 3 10 जूल। ये नेटवर्क डन हो जाएगा 10 जूल। आर यू गेटिंग? तो इस तरह के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जब फोर्स वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक, अब इस स्प्रिंग को आप फोर्स लगा के पुश कर रहे हो, इधर ये फोर्स लगा रहे हो और वर्क डन आपसे पूछा जाए, तो अब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा तो आप नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है ये वेरी कर रहा है। पहले जब आपने लगाया 10 न्यूटन का तो ये काफी प्रेस हो गया, यहां तक प्रेस कर दिया। अब जब यहां पे 10 न्यूटन लगा रहे हो तो ये बहुत थोड़ा सा प्रेस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनिशियली जब हमने फोर्स 10 न्यूटन का लगाया तो वो 1 मीटर प्रेस हो गई। इसके बाद जब हमने दोबारा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो 0.2 मीटर ही प्रेस हो पाई। इट मीन्स व्हाट, कि फोर्स इज कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग, फोर्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। सो वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा, फोर्स जब वेरी करेगा तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस बार हम लेते हैं कोई वेरिएबल फोर्स, मान लो F जो है वो है 0.5x प्लस 2, राइट, और फोर्स लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे x1 इज इक्वल टू 2 से लेके x2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक, राइट। किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है और वो फोर्स कितना है 0.5x प्लस 2, कब से कब तक, x1 इज इक्वल टू 2 टू x2 इज इक्वल टू 4, ये लिमिट है उसकी फोर्स लगाई जाने की, 2 से 4 सेकेंड तक। अब निकालना है वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, राइट, कैलकुलेट वर्क डन। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये यहां पे हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि F वेरी कर रहा है, और जब F वेरी कर रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करें। अब इस केस में क्या है कि मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक, अब इस स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाते हैं F, और ये फोर्स वेरी करता है। वेरी करता है इन द सेंस कि फोर्स जब इनिशियली लगाएंगे तो ये प्रेस होगी ज्यादा स्प्रिंग, और फिर फोर्स लगाने से अगर कांस्टेंट हम उतना ही फोर्स दोबारा लगाएं, मान लो इनिशियली हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 1 मीटर प्रेस हो गई, 1 सेंटीमीटर प्रेस हो गई। अब दोबारा फिर से जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है ये 0.1 सेंटीमीटर ही प्रेस हो, और ज्यादा टाइम के बाद फोर्स लगाएंगे तो जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है फोर्स का इफेक्ट कम होता जा रहा है। पहली बार जब हमने फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन लगाने की वजह से हम 2 सेंटीमीटर प्रेस कर दिए। दूसरी बार जब हमने 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया तो अब वो 1 ही सेंटीमीटर प्रेस हो रही है, यानी वेरी कर रही है जो डिस्प्लेसमेंट है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि पहली बार में जब 1 सेंटीमीटर का हमने प्रेस किया तो हमें 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा, दूसरी बार 1 सेंटीमीटर प्रेस करने के लिए 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा, और तीसरी बार 1 सेंटीमीटर प्रेस करने के लिए 30 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा।
यानी फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। उतना ही डिस्प्लेसमेंट होने के लिए फोर्स को बार बार वेरी करना पड़ रहा है। तो हम ये निकाल लें कि अगर हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें df फोर्स लगाना पड़ता है, तो वर्क डन कितना होगा, dw वर्क डन हो रहा है। जब dw वर्क डन हम कर रहे हैं तो हमें dx डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा और हम वर्क डन निकाल सकेंगे, तो हमें w मिल जाएगा, राइट। dw अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, वर्क डन मिल जाएगा f dx। तो यानी ये यहाँ पे नहीं लगेगा, हम ऐसे करते हैं। तो हम इनिशियली फोर्स लगाते हैं और उसकी वजह से बहुत छोटा सा जो वर्क डन होगा dw वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फोर्स दिया हुआ है और लिमिट दी है x1 से x2, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, x1 से x2 f dx, राइट। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 से x2, 2 से 4, राइट, 0.5 x प्लस 2 dx। ओपन कर लेते हैं इसको, फिजिक्स के लिए मैथ्स आनी बहुत जरूरी है। तो वो इंटीग्रेट करो इसको, क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 2 से 4, 0.5 x dx प्लस 2 से 4 2 dx। ओपन करें इसको तो 0.5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 to 4 प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ गया, अंदर बचा x 2 से 4। ये क्या हो जाएगा, 0.5 बाई 2 एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 माइनस 2, ये आ गया 0.5 बाई 2 इंटू 16 माइनस 4 यानी 12 प्लस 4 माइनस 2, 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 प्लस 4 यानी 7 जूल। ये वर्क डन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इंटीग्रेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर वेरी कर रहा हो फोर्स। जब फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स जो है ये लगातार चेंज हो रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो हम बहुत छोटे से पार्ट के लिए निकालने की, इतने पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है, फिर पूरे को इंटीग्रेट कर दें, छोटा छोटा ये पूरा हम पार्ट्स ले लेंगे, सारे पार्ट्स, और इसको सारे पार्ट लेने का तरीका क्या है कि इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा। इस तरह से वेरिएबल फोर्स के लिए भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो होप कि अब आपको वर्क डन कैलकुलेशन का तरीका समझ में आ गया होगा, चाहे वेरिएबल फोर्स हो या नॉन वेरिएबल फोर्स हो, इजिली हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए ग्रेट टाइम।